स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोफेसर कीन्स का ब्याज का सिद्धांत। प्रोफेसर कीन्स का ब्याज का सिद्धांत या प्रोफेसर कीन्स का ब्याज का सिद्धांत या ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, इसे दो नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत की जो व्याख्या की वो प्रोफेसर कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, नामक पुस्तक में किया। यानी प्रोफेसर कीन्स ने अपने ब्याज के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक में वर्णन किया था, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार ब्याज दर एक पूर्णतः मौद्रिक घटना है। यानी प्रोफेसर कीन्स ने ब्याज दर को पूर्णतः एक मौद्रिक घटना बताया है। और ब्याज दर का जो निर्धारण होगा प्रोफेसर कीन्स के अनुसार वो उस बिंदु पर होगा जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों बराबर होंगे। कीन्स के अनुसार किसी निश्चित समय अवधि के लिए नकदी को छोड़ने का पुरस्कार ही ब्याज है। यानी प्रोफेसर कीन्स ये कहते हैं कि जो नकदी है जब उसे हम छोड़ते हैं या दूसरे को प्रयोग के लिए उपभोग के लिए देते हैं तभी हमें ब्याज की प्राप्ति होती है। कीन्स ने ये तरलता शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है नकदी। तो इस सिद्धांत की जो व्याख्या की गई है वो दो बिंदुओं के आधार पर की गई है। पहला है मुद्रा की मांग और दूसरा है मुद्रा की पूर्ति। उसके बाद हम लोग ब्याज का निर्धारण करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा की मांग की। मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग से आशय उस नकदी से है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है। यानी व्यक्ति मुद्रा की मांग को लेकर या मुद्रा की नकदी को अपने पास रखने के पीछे तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। मुद्रा की मांग को कहेंगे हम डीएम यानी डिमांड ऑफ मनी। तो
जब व्यक्ति मुद्रा की मांग करता है तो उसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है सौदा उद्देश्य, सौदा उद्देश्य। दूसरा है दूरदर्शिता उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य। और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। इसे कीन्स ने L से प्रदर्शित किया है और इसे L1 से, इसे L2 से। तो सौदा उद्देश्य से आशय है कि जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जो जीवन जीने के लिए वस्तुएं जो चाहिए होती हैं या जो परिवार की आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध, दही, मठा, सब्जियां आदि को मार्केट से खरीदने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो एक तो इस सब के लिए मुद्रा व्यक्ति नकदी के रूप में रखता है, इसीलिए मुद्रा की मांग करता है। दूसरा जो उद्देश्य है दूरदर्शिता, यानी जब भविष्य में कोई बुरा वक्त आ जाए, जैसे कि कोई बेरोजगारी या बीमारी, एक्सीडेंट, मृत्यु या सामाजिक रीति रिवाज आदि, उन सब के लिए भी व्यक्ति नकदी के रूप में मुद्रा को अपने पास रखता है, मुद्रा की मांग करता है। तीसरा सट्टा उद्देश्य है। इससे आशय है कि भविष्य में ब्याज दर, बॉन्ड और प्रतिभूतियों की कीमत में परिवर्तन होने के माध्यम से व्यक्ति लाभ उठा सके। तो इन 3 उद्देश्यों के लिए व्यक्ति मुद्रा की मांग करता है और इसीलिए मुद्रा को व्यक्ति नगद रूप में रखता है। तो इसे फॉर्मूले के रूप में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर DM बराबर L प्लस L1 प्लस L2 बराबर फलन Y, R। देखिए अब ये जो A और B जो 2 उद्देश्य हैं, सौदा उद्देश्य यानी L और दूरदर्शिता उद्देश्य L1, ये दोनों के दोनों आय पर निर्भर करते हैं, आय पर निर्भर करते हैं। और ये जो तीसरा उद्देश्य है सट्टा उद्देश्य है, ये आर पर निर्भर करता है, यानी ब्याज दर पर निर्भर करता है। इसीलिए L1 और ये जो L2 है ये आय पर निर्भर करता है और जो L2 है ये ब्याज दर पर निर्भर करता है। इसे एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये x अक्ष हो गया, मूल बिंदु O, और ये y अक्ष हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु A, B और ये C, यहाँ पर हो गया मुद्रा की मांग और यहाँ पर ब्याज दर। जो बिंदु A और B तक का जो वक्र है ये ऋणात्मक ढाल लिए हुए है। इसका अर्थ ये है कि जो सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होगी और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग घटेगी, और जैसे जैसे ब्याज दर घटेगी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ेगी। लेकिन इस बिंदु यानी B और C तक का जो स्पेस है ये पूर्णतः लोचदार वक्र है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्याज दर इतनी निम्न है कि व्यक्ति मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखना ज़्यादा पसंद करेगा, ना कि किसी को उधार देना, क्योंकि यहाँ ब्याज दर बिल्कुल सबसे कम और निम्न है, यानी इससे कम ब्याज दर नहीं हो सकती। तो इसीलिए व्यक्ति नगद रूप में रखना ज़्यादा पसंद करेगा यहाँ पर मुद्रा को, और इसी को B और C के बीच को ही
प्रोफेसर कीन्स ने इसे तरलता जाल की संज्ञा दी है कि यही तरलता जाल है। अब हम डिस्कस करेंगे मुद्रा की पूर्ति पर। मुद्रा की पूर्ति यानी SM। मुद्रा की पूर्ति से आशय है कि मुद्रा की पूर्ति देश में परिचालन में मुद्रा और बैंक जमा पर निर्भर करती है। ब्याज दर मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण नहीं करती है। मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है और यही कारण है कि यह ब्याज के सापेक्ष पूर्णतः बेरोजगार होती है मुद्रा की पूर्ति। तो इसे एक चित्र के माध्यम से हम इस प्रकार समझते हैं। एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष, क्योंकि यह ब्याज के सापेक्ष पूर्णतः बेरोजगार होती है तो इस प्रकार से वक्र होगा। यहाँ पर ये SM होगा, यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में जो ब्याज दर है वो OR है और यहाँ पर जो मुद्रा की जो पूर्ति हो रही है वो SM के बराबर हो रही है। यहाँ पर अब ब्याज दर के बढ़कर OR से OR2 हो जाती है, OR2। लेकिन इस बिंदु पर भी जो मुद्रा की पूर्ति है वो मात्र SM ही है और यदि ब्याज दर घटकर OR1 हो जाती है तब भी मुद्रा की पूर्ति SM ही है। अर्थात यहाँ पर यह ब्याज दर के सापेक्ष पूर्णतः लोचदार होती है। ब्याज दर में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन मुद्रा की पूर्ति स्थिर है। अब हम बात करेंगे कि ब्याज दर का निर्धारण किस बिंदु पर होगा। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर मुद्रा की कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसे चित्र का निर्माण इस प्रकार होगा। ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष होगा यहाँ पर। तो ये पूर्ति वक्र हो जाएगा SM, क्योंकि ये पूर्णतः बेरोजगार होता है। और जो मांग वक्र होगा वो इस प्रकार से होगा और ये बिंदु होगा E। इस E बिंदु पर DM बराबर SM होगा, यानी यहाँ पर होगा मुद्रा की मांग व पूर्ति और यहाँ पर होगा ब्याज दर। तो इस OR ब्याज दर पर जिसका संतुलन बिंदु E है, इस E बिंदु पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है तो इसी बिंदु पर ब्याज दर का निर्धारण होगा। लेकिन यदि यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति में दोनों में से किसी में भी थोड़ा भी परिवर्तन यदि होता है तो ब्याज दर में भी परिवर्तन होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यदि मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है तो मुद्रा की मांग में परिवर्तन किस प्रकार होगा। यहाँ पर
मुद्रा की मांग में परिवर्तन। जब मुद्रा की मांग में परिवर्तन होगा तो मुद्रा की पूर्ति तो रहेगी स्थिर, और मुद्रा की मांग में परिवर्तन होगा तो जैसे जैसे मुद्रा की मांग बढ़ेगी ब्याज दर भी बढ़ेगी, मुद्रा की मांग घटेगी ब्याज दर भी घटेगी। यानी मुद्रा की मांग और ब्याज दर में सीधा धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसे चित्र के माध्यम से इस प्रकार से समझेंगे हम लोग। एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। मुद्रा की पूर्ति स्थिर है SM, शुरू में ब्याज दर OR है, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा DM, और जैसे ही ब्याज दर के घटकर OR 1 हो जाने से तो यहाँ पर मुद्रा की मांग भी घटकर DM हो जाती है, और जैसे ही मुद्रा की मांग बढ़कर DM2 हो जाती है तो ब्याज दर भी OR1 से बढ़कर OR2 हो जाती है, जिसका संतुलन बिंदु है E1 और E2 के बराबर। यहाँ पर हो जाएगी मुद्रा की मांग व पूर्ति, यहाँ पर ब्याज दर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब शुरू में मुद्रा की मांग थी DM, तो उस समय ब्याज दर थी OR के बराबर, जिसका संतुलन बिंदु है E पर, और जैसे ही मुद्रा की मांग DM से घटकर DM1 हो जाती है तो ब्याज दर भी OR से घटकर OR1 हो जाती है, जिसका संतुलन बिंदु है E1 पर। और जैसे ही मुद्रा की मांग बढ़कर DM1 से DM2 हो जाती है तो ब्याज दर भी OR1 से बढ़कर OR2 हो जाती है, जिसका संतुलन बिंदु है E2 पर। तो हम कह सकते हैं कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच सीधा और धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। तो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने का अर्थ है कि मांग तो रहेगी स्थिर, और यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर तो ब्याज दर घटेगी, और मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो ब्याज दर बढ़ेगी। दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे चित्र के माध्यम से इस प्रकार हम लोग समझेंगे। एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। तो जो शुरू में क्या है, शुरू में मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन है, तो मुद्रा की पूर्ति को ले लीजिए यहाँ पर SM के बराबर है। इस प्रकार से
यहाँ पर ये होगी ब्याज दर आर। संतुलन बिंदु हो गया ई। अब क्या हुआ कि जैसे मुद्रा की पूर्ति एसएम से घटकर SM1 हो जाती है इस प्रकार से, तो ब्याज दर जैसे पूर्ति घटी और ब्याज दर बढ़कर OR से OR1 हो जाती है यहाँ पर, जिसका संतुलन बिंदु है E1 पर S1 M1। अब क्या हुआ, मुद्रा की पूर्ति S1 और M1 से बढ़कर S2 M2 हो जाती है। तो जैसे ही पूर्ति बढ़ी तो ब्याज दर OR1 से घटकर OR2 हो जाती है, जिसका संतुलन बिंदु है E2। तो यहाँ पर आ जाएगा मुद्रा की मांग व पूर्ति, यहाँ पर ब्याज दर। तो इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होगा, यानी जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी ब्याज दर घटेगी, और जैसे मुद्रा की पूर्ति घटेगी ब्याज दर बढ़ेगी। तो दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है।